वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। पुत्र ये चैप्टर नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। इवन बाकी और जो आप चैप्टर्स पढ़ते हो कुछ इसमें ऐसे बेसिस हैं जो बाकी और चैप्टर्स में भी काम आएंगे, ठीक है। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आना ही चाहिए नीट एग्जाम के लिए, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। आर यू अवेयर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट में पुत्र आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो या फिर कोई जो लार्जेस्ट एनिमल, चाहे हाथी का एग्जाम्पल ले लो, एलिफेंट का एग्जाम्पल ले लो। दे स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम वन सिंगल सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट जो करता है ना बेटा, वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करता है। और पुत्र वो सिंगल सेल क्या होगा, किसकी बात हो रही है? जाइगोट की बात हो रही है, ठीक है। तो जाइगोट कैसा होगा? इट इज ओनली वन सिंगल सेल, ठीक है। डिप्लॉयड इन नेचर होता है, ठीक है, बट एक ही सेल होता है। अच्छा, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल मतलब जाइगोट देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे अपना एग्जाम्पल ले लो, एक सिंगल सेल से किस तरह से हमारी बॉडी बनी, ठीक है। या फिर अगर हमने एलिफेंट का एग्जाम्पल लिया तो एक जाइगोट से कैसे एलिफेंट बना होगा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मतलब ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा बनता है। आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। एक पर्टिकुलर सेल की ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एक सेल ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है, मतलब अपने जैसा और सेल भी बना लेता है, ठीक है। इंडीड ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, जो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए चलती है। ऑल द सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide। ध्यान दो, all the cells reproduce, सारे के सारे सेल्स बेटा रिप्रोडक्शन करते हैं कैसे? बाय डिवाइडिंग। एक सेल है वो डिवाइड हो गया, कितने बन गए? दो बन गए, ये बना दिए मैंने दो सेल, ठीक है। अच्छा आगे, विद ईच पेरेंटल सेल, और इसमें हो क्या रहा है? हर एक पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम। हर टाइम एक पेरेंटल सेल से आगे कितने डॉटर सेल बन रहे हैं? दो डॉटर सेल बन रहे हैं, ठीक है। ईच टाइम देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा, दे डिवाइड, जितनी बार वो डिवीजन करेगा उतनी बार बेटा नए नए सेल्स बनते जाएंगे, ठीक है। दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स, और ये जो नए डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ये जो नए डॉटर सेल्स बन रहे हैं, कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। ये भी ग्रो कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये देखो मैंने क्या किया, आगे इन दोनों सेल्स को फिर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखो दोनों सेल्स को आगे फिर से डिवाइड कर दिया, मतलब ये भी डिवाइड कर सकते हैं, गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन। और हमारे पास ऐसे आगे से आगे सेल डिवाइड कर करके एक नई पॉपुलेशन बना देंगे। दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। और ये पूरी पॉपुलेशन किससे बनी? सिंगल पेरेंटल सेल, ठीक है। उससे आगे क्या बने? दो डॉटर सेल, प्रोजेनी बनी। उसने आगे क्या बना दी? पूरी की पूरी पॉपुलेशन बना दी। इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, ऐसी जो साइकिल्स चलती हैं, देखो पहले ये सेल था, ये ग्रो करा डिवाइड कर गया, है ना। फिर ये सेल था, ये भी ग्रो करा डिवाइड कर गया। अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। तो इसी तरह की सेल साइकिल से या ग्रोथ और डिवीजन से पुत्र एक सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स वाली कोई बॉडी बन सकती है, जहां से हमने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सेल साइकिल। ध्यान से समझना है। तो सेल साइकिल है क्या? सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस
मतलब सेल डिवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पुत्र अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो अपनी बुक्स में। जब भी एक सेल डिवाइड करता है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल, मतलब जब ये प्रोसेस चल रही होती है, सेल ने डिवाइड करना है, ठीक है, तो क्या क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, पहला इवेंट ये हो गया, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। पहले तो रेप्लिकेशन का मतलब समझो पुत्र। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपने जैसी और कॉपी बनाना, ठीक है। रेप्लिकेशन वर्ड आया है फ्रॉम रेप्लिकॉन, और रेप्लिकॉन का मतलब होता है कॉपी, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस, और सेल ग्रो भी करता है। ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करेगा, ठीक है। और जब सेल डिवीजन चल रही है, डिवीजन के लिए क्या करना पड़ रहा है? उसको रेप्लिकेशन करनी पड़ रही है डीएनए को, और सेल को ग्रो भी होना पड़ रहा है। सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ हेंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे to ensure correct division and formation of progeny cell containing the intact genome। जीनोम अलग नहीं हुए, जीनोम वही है। सबसे पहले जीनोम होता क्या है? टोटल जेनेटिक मटेरियल, उस सारे को हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोल देते हैं। एक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इस सारे जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या बोल दिया? जीनोम बोल दिया, ठीक है, क्लियर। तो देखो, फिर देखो ये लाइन, जब एक सेल डिवाइड करेगा तो ये तीनों प्रोसेसेस ये कैसे चलेंगी? एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलेंगी, ऐसे नहीं है हौच पौच कुछ नहीं होगा, ठीक है। ताकि कोऑर्डिनेटेड वे में क्यों चल रही है? ताकि डिवीजन बिल्कुल राइट हो, करेक्ट हो, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स, और प्रोजेनी सेल्स मतलब डॉटर सेल, प्रोजेनी मतलब जो नई जनरेशन बन रही है, डॉटर सेल जो बन रहे हैं, कंटेनिंग द इंटैक्ट जीनोम, और इन प्रोजेनी सेल्स के अंदर जीनोम आए अगले, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो वैसे का वैसा ही आए, ठीक है। इंटैक्ट मतलब पूरे का पूरा जीनोम आ जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जब डिवीजन हो रही हो तो कुछ जीन्स पीछे ही रहेंगी सेल के अंदर, अगले में आई नहीं, ठीक है। जैसे देखो, फिर देखो, ये एक सेल था, है ना, इस सेल ने डिवाइड करके आगे कितने सेल बना दिए? 2 बना दिए। तो यहाँ पे जो डीएनए पड़ा हुआ था वो डीएनए रेप्लिकेट हुआ, और वो डीएनए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसमें और इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि आधा डीएनए या फिर 1.5 डीएनए इधर चला गया, मतलब 1.5 इधर चला गया और आधा इधर आ गया, नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ डीएनए का अमाउंट इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। उसको हमने क्या बोल दिया? इंटैक्ट जीनोम, मतलब पूरे का पूरा डीएनए। अच्छा, आगे देखो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस, किसके? इवेंट्स के, बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच, जिनके साथ, जिनमें क्या होता है? सेल डुप्लीकेट करता है किसको? अपने जीनोम को, ठीक है। सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स, सेल के अंदर बाकी और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं, प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी तो सिंथेसाइज होंगे। एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल, और बाद में ये सारी चीजें करने के बाद सेल क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा और क्या बना लेगा? 2 डॉटर सेल बना लेगा। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सिंपल सी लाइन पहले आपने याद करनी है, सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सेल ग्रोथ क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। और हम किस रिलेशन में बोल रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ऐसे हम बोल सकते हैं। कैसे बेटा? विद रिस्पेक्ट टू साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मतलब सेल हमेशा कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, हमेशा ग्रो कर रहा है। बट किस रिलेशन में बोलेंगे? हमेशा थोड़ी ना डीएनए रेप्लिकेट होता रहेगा, हमेशा थोड़ी ना ऑर्गेनेलीज का नंबर डबल होता रहेगा, ठीक है। किस रिलेशन में बात चल रही है? इन रिलेशन टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। भले ही ऑल्दो सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस,
बट जो डीएनए की सिंथेसिस है वो बेटा ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, वो सिर्फ एक स्टेज में होगी इन द सेल साइकिल, ठीक है। उस स्टेज का नाम हम अभी करेंगे। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, और जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ, क्रोमोसोम मतलब डीएनए, द रेप्लिकेटेड डीएनए, डबल हुआ डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियस बाय ए कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। वो कहाँ चला जाएगा? डॉटर न्यूक्लियस में चला जाएगा, डॉटर सेल में चला जाएगा बाय कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब पूरी एक सीरीज चलेगी इवेंट्स की, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे अभी, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एंड दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। और ये जो इवेंट्स चल रहे हैं बेटा, दीज आर अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, मतलब कुछ जीन्स होंगी जो इसको कंट्रोल कर रही हैं कि भाई किस तरह से ये सारे इवेंट्स होने हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो देखो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, नेक्स्ट है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलुस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल। तो हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? ह्यूमन बीइंग में से कोई सेल, उसको हमने निकाल दिया और उसको हम कल्चरिंग कर रहे हैं, लैब में उसको ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, वहां से हमने एग्जाम्पल लिया। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर। हम उनकी कल्चरिंग कर रहे हैं लैब में, ठीक है। वहां से हमें पता चला कि ये जो ह्यूमन बीइंग के सेल्स जो हमने निकाले हैं ना बेटा, ये सेल डिवाइड कर रहे हैं, कब डिवाइड कर रहे हैं? वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर, मतलब हर 24 घंटे में एक बार डिवाइड कर ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, however this duration of cell cycle can vary from organism to organism। ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, ठीक है, ये 24 घंटे नहीं होती बेटा हर किसी के लिए, ये हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है, अलग अलग होती है, ठीक है। किसी में 30 मिनट्स, किसी में 20 मिनट्स, किसी में 1 घंटा, किसी में 2 घंटे, ठीक है, किसी में 5 घंटे, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, और सेल टाइप पे भी जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी का हर एक सेल पुत्र 24 घंटे में ही डिवाइड कर जाए, ठीक है। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो डिवाइड ही नहीं करते, ठीक है। एक बार डिवीजन होगी, जितने बन गए बस उतने ही बने रहेंगे, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, तो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, PYQ बेटा। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ईस्ट की बात हो रही है, कहते ईस्ट डिवीजन करेगा, ठीक है, सेल साइकिल कंप्लीट करेगा ओनली अबाउट कितना टाइम पीरियड? 90 मिनट में, मतलब 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे में ईस्ट का एक सेल डिवाइड कर लेगा बेटा, ठीक है, सेल साइकिल कंप्लीट कर लेगा। और ईस्ट है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए, इट इज अ टाइप ऑफ फंगस, एक फंजाई है बेटा, फंजाई है, ठीक है। और कैसी फंजाई, ये भी आपने याद करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर। सिंगल सेलुलर फंजाई में हम सिर्फ एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा, दैट इज ओनली ईस्ट, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नाउ दिस सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। ये जो सेल साइकिल है इसको हमने 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड कर देना है। पहली फेज का नाम है, जल्दी से याद कर लेना है, इंटरफेज, और दूसरी का नाम है एम फेज। एम को हम माइटोसिस फेज लेके ही चलेंगे यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि जितनी भी नॉर्मल डिवीजन चलती हैं फॉर ग्रोथ, दीज आर ओनली द माइटोसिस, ठीक है। अदरवाइज एम फॉर मियोसिस भी तो हो सकता है, ठीक है, बट मियोसिस हमेशा सारे सेल्स में नहीं होती है बेटा, ठीक है। जनरली जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी या फिर ग्रोथ जिन जिन सेल्स की हो रही है उन सब में एक ही डिवीजन चलेगी, दैट इज माइटोसिस, इसलिए हमने यहाँ पे माइटोसिस ले लिया। आप देखो, आपकी बुक में एक डायग्राम बनी पड़ी है, ये वाली डायग्राम की बात हो रही है, ठीक है। ये डायग्राम क्या है? डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल। पहले ढूंढो कहाँ पे सेल नजर आ रहा है, ये गोला सेल नहीं है बेटा, ये तो सेल साइकिल दिखाई हुई है, ये सेल, एक सेल ये, और ये, इससे कितने बन गए? 2 बन गए, मतलब माइटोसिस यहाँ से हमने स्टार्ट करी और यहाँ पे माइटोसिस हमने खत्म कर दी, ठीक है, देखो क्लियर। अच्छा, तो देखो अब 2 फेजेस कौन कौन सी हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है क्लियरली एम फेज, मतलब ये जो काले रंग की आपको नजर आ रही है ये सारी क्या है? एम फेज है। बाकी जो रह गया ना पोर्शन,
उस सारी को हमने क्या बोल दिया, इंटरफेज बोल दिया पुत्र। व्हाट इज इट, इट इज इंटरफेज। ठीक है, तो ये सारी फेजेस हम करेंगे अभी। देखो सबसे पहले एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। ध्यान दो, क्वेश्चन आपको यहां से भी आ सकता है। एक्चुअल सेल डिवीजन जब होती है तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम फेज। मतलब ये तो हम कर रहे हैं ना, एक सेल से हमने दो बना दिए, तो एक्चुअल में डिवीजन यहां से स्टार्ट हुई, यहां डिवीजन नहीं हो रही थी, यहाँ पे तो सेल कुछ और ही कर रहा था। ठीक है, डिवीजन कहाँ स्टार्ट हुई, यहां डिवीजन स्टार्ट हुई और यहां खत्म हो गए, दो सेल बन गए। अकर एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। टू सक्सेसिव एम फेजेस, सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरी। जैसे मान लो ये एक एम फेज, ठीक है, अब मान लो मैंने दोबारा स्टार्ट करा और फिर से एम फेज आ गई, है ना, तो एक बारी एम फेज और दूसरी बारी एम फेज, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोल देंगे। ऐसे समझो, ये एक सेल था, डिवीजन कर दी मैंने, ठीक है, यहाँ पे कितने सेल बन गए, दो बन गए, है ना, एक सेल डिवाइड करके कितने बन गए, दो बन गए। तो ये तो आगे मान लो एम फेज डिवीजन हुई जब, ठीक है, ये जो बीच वाला टाइम पीरियड था इसको हमने क्या बोल दिया, इंटरफेज, है ना। अब मान लो ये सेल भी आगे डिवाइड कर रहा है, कितने बन गए, दो बन गए, ठीक है। तो टू सक्सेसिव एम फेजेस, एक एम फेज दूसरी एम फेज, टू सक्सेसिव एम फेजेस के बीच का जो पीरियड है दैट इज नोन एज इंटरफेज। पुत्र आपको ऐसे ही ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम के लिए। अच्छा, इट इज सिग्निफिकेंट टू नो दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर हम ह्यूमन सेल को निकाल लें, उसको हम कल्चर करें लैब में, उसको ग्रो करवाएं लैब में, तो एक सेल कितना टाइम लगाता है डिवीजन के लिए, 24 घंटे लगा लेता है, ठीक है। अच्छा, तो उस 24 आवर में से सेल डिवीजन मतलब कौन सी फेज पुत्र, एम फेज, प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। मतलब ये एम फेज कितने टाइम पीरियड के लिए हो रही है, सिर्फ अगर उन 24 घंटे में से हमने निकालना है सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए, बाकी सारा जो टाइम पीरियड है ये फेज ले रही है, ठीक है। बाकी टाइम पीरियड कितना बच गया, 23 आवर्स। द इंटरफेज लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, 23 आवर्स मतलब इंटरफेज कितने टाइम पीरियड के लिए चल रही है, फॉर 23 आवर्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। क्लियर, मतलब सेल साइकिल में से 95% टाइम तो कौन ले रहा है, इंटरफेज ले रहा है, बाकी बच गया कौन, एम फेज। अच्छा, एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। पुत्र ध्यान दो, अब एम फेज किसके साथ स्टार्ट होती है, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ स्टार्ट होती है। एम फेज में आगे दो पर्टिकुलर फेजेस आ जाएंगी, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब एम फेज स्टार्ट हुई, मतलब जब सेल ने डिवीजन करना स्टार्ट करा, तो सबसे पहले क्या डिवाइड करेगा, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। मतलब ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल के पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। जब डिवीजन होनी है तो सीधा ही दो नहीं बन जाएंगे, पहले इस सेल का ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। अंडरलाइन करो, कोरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। अब इसको अच्छी तरह से समझो। सबसे पहले बेटा ये क्रोमोसोम बन गया, मान लो, ठीक है, एम फेज की बात हो रही है। एम फेज में जैसे ही एक सेल एंटर करा उसके पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि पहले ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, मतलब इस तरह से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये बने 2 न्यूक्लियस, है ना। तो 2 न्यूक्लियस में क्या जेनेटिक मटेरियल है, ये एक क्रोमेटिड एक न्यूक्लियस के पास, दूसरी क्रोमेटिड दूसरे के पास, ये, ठीक है। और फिर इनको हम क्या बोल देंगे, दीज आर द डॉटर क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इनको, डॉटर क्रोमोसोम, corresponding to the separation of daughter chromosomes, that is karyokinesis, and usually end with the division of cytoplasm। फिर
साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और ये 2 सेल बन जाएंगे, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। रेस्टिंग फेज कौन सी है? इट इज इंटरफेज, ठीक है। पर रेस्टिंग वर्ड इन्होंने गलत यूज कर लिया बेटा। रेस्टिंग मतलब कि टोटली रेस्ट नहीं, सेल रेस्ट नहीं कर रहा होता इस टाइम पे, सेल अपने आप को तैयार कर रहा है, ठीक है। उसने आगे एक जंग लड़नी है, जंग क्या है? डिवीजन। तो उस डिवीजन के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है, कौन सी स्टेज में? इंटरफेज में बेटा, दैट इज डिवीजन, डिवीजन से पहले वाली जो इंटरफेज है उस फेज में सेल अपने आप को तैयार कर रहा है, दैट इज कौन सी फेज? रेस्टिंग फेज। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, लिखा है वैसे तो यहाँ पे देखो, सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन। तो रेस्टिंग से मिसअंडरस्टैंड नहीं करना कि रेस्टिंग में सेल कुछ ही नहीं कर रहा, ठीक है, बेला बैठा हुआ है, नहीं नहीं बेटा, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है? फॉर द डिवीजन। बाय अंडरगोइंग, क्या क्या काम करके भाई? बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ग्रो तो कर ही रहा है और साथ साथ में उसका जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट कर रहा है इन एन ऑर्डरली मैनर, और ये सारा काम ऑर्डरली मैनर में चल रहा है, ऐसे नहीं हौच पौच कुछ नहीं हो रहा। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। तो पुत्र इस इंटरफेज को 3 फर्दर फेजेस में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 का मतलब है गैप 1, S का मतलब है सिंथेसिस एंड G2 का मतलब है गैप 2। ये देखो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। देखो बारी बारी से ये फेजेस हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं G1 फेज। G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन, पुत्र ऐसे ही लाइंस आपको याद करनी पड़ेंगी नीट के लिए। इंटरवल बिटवीन, देखो जरा किस किस के बीच में इंटरवल है, डायग्राम देख के हमें पता चल जाएगा। इंटरवल बिटवीन M फेज और आगे क्या आ रही है? S फेज। हम ये बोल सकते हैं ना, इंटरवल बिटवीन M फेज एंड S फेज इज नोन एज G1 फेज, ठीक है। तो देखो जरा, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, M फेज क्या है? माइटोसिस, यहां पे मैंने लिख दिया M फेज, एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होगी? इन S फेज, ठीक है। कहां होती है बेटा? S फेज। तो M और S के बीच का जो इंटरवल है दैट इज नोन एज G1। ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ। ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। अच्छा भाई, सेल मरा नहीं है, सेल के अंदर जितने भी चीजें हैं वो सारा अपना काम कर रही हैं, ठीक है। मतलब सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं। तो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूअसली ग्रो। G1 में क्या हो रहा है? सेल इज, याद करना है बेटा साथ साथ में, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। कैसा है? एक्टिव है। एंड कॉन्टिन्यूअसली ग्रो भी कर रहा है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, बट अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। याद रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन बेटा G1 में नहीं होगी। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगी? ओनली इन द S फेज। अच्छा आगे देखो, S और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड। S और सिंथेसिस अगली फेज आ गई अब, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ ली? G1 में आपको 2 ही चीजें पूछी जाएंगी। G1 में होता क्या है? सेल कैसा है? मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। कैसा है? मेटाबॉलिकली एक्टिव, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं कि सेल ग्रो कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली ग्रो, बट एक काम नहीं कर रहा, डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो आगे, S और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। PYQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुत्र S को हम सिंथेसिस फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि S फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है। क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेट करेगा इन S फेज, ठीक है। अच्छा अब आगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान दो अच्छी तरह से। देखो पहले पढ़ लेते हैं। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, अगर पहला डीएनए का अमाउंट कितना था? 2C, देन इट इंक्रीजेस टू 4C। कितना बन जाएगा?
4C बन जाएगा। ठीक है, ये बेटा 2C 4C अमाउंट ऑफ डीएनए है। वैसे अमाउंट ऑफ डीएनए हम लेते हैं पिकोग्राम, ठीक है, बट ऐसे ही हम याद रखेंगे 2C एंड 4C। However, there is no increase in chromosome number. Very, very important. If the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosome remain the same, that is 2n. अब ये चीज पहले अच्छी तरह से क्लैरिफाई करो, अपनी समझो कैसे। मानो बेटा ये एक सेल है, ठीक है, दिस इज वन सेल, ठीक है, इस सेल का 2n नंबर है मान लो 8, ठीक है। जब भी मैंने 2n लिखा, मैंने यहाँ पे 2n मतलब टोटल है ये, ठीक है। डिप्लॉइड नंबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है ना। तो हैप्लॉइड नंबर कितना होगा, 4, क्लियर। तो इस सेल के अंदर सबसे पहले ऐसे क्रोमोजोम है, हमने शो कर दिया ऐसे। एक्चुअल में पुत्र ये क्रोमोजोम की फॉर्म में ऐसे नहीं आ जाता है पहले डीएनए। अच्छा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इंटरफेज में पुत्र ये एक सेल, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है। हमेशा जब भी इंटरफेज आएगी, कभी भी जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम की फॉर्म में नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। क्रोमोजोम की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ वो कब आएगा, जब उस सेल ने डिवाइड करना है। अदरवाइज वो सिर्फ कैसे पड़ा हुआ है, इसी तरह से क्वाइल्ड फॉर्म में ही पड़ा हुआ है जेनेटिक मटेरियल इन द इंटरफेस, ठीक है। तो हमने बोला इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, और ये सेल किस में एंटर हो गया है। सबसे पहले कौन सी फेज आई, G1 के बाद कौन सी फेज में चला गया, S फेज में चला गया, ठीक है। S फेज में ये जो सेल है, ये सेल क्या करेगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, इस जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर लेगा। कैसे डुप्लीकेट करेगा, मतलब जितना जेनेटिक मटेरियल पहले पड़ा हुआ है ना बेटा, उतना ही जेनेटिक मटेरियल और बन गया, ठीक है। ये बन गया जेनेटिक मटेरियल, इसको हम क्या बोल देंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसको शो करने के लिए मैंने कलरेशन बदल दी, पहले कैसा था ब्लैक कलर का, अब कैसा हो गया रेड, है ना, लग रहा है ना पता। तो ये हमने शो कर दिया रेप्लिकेटेड डीएनए, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इस सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर था पहले, दिस इज डिप्लॉइड सेल, और डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है इसका 8, ठीक है। मतलब पहले ये सेल कैसा था, डिप्लॉइड था, है ना। अभी भी G1 में भी कैसा रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा, और अभी S में भी कैसा पड़ा हुआ है, डिप्लॉइड ही पड़ा हुआ है। ये थोड़ी ना बदलेगा बेटा, अभी तो डिप्लॉइड ही पड़ा हुआ है, ठीक है। बस क्या हो रहा है, डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डिप्लॉइड, या फिर डीएनए का अमाउंट कैसे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए मैं इसको क्रोमोसोम की फॉर्म में लेके आ रही हूं, ठीक है। पहले ये सेल है, इस सेल के अंदर इस तरह से पुत्र क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, ठीक है। जब ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा, नॉर्मल पड़ा हुआ है, तो इस तरह से क्रोमोसोम पड़े हुए हैं इस सेल के अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल कितने क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, 8 पड़े हुए हैं। मतलब ऐसे एक सेल है, इस सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने नजर आ रहे हैं आपको, 8 नजर आ रहे हैं, दैट इज 2n नंबर, डिप्लॉइड नंबर। सॉरी। अच्छा, अब देखो हमने क्या बोला, ये सेल एंटर कर गया कौन सी फेज में, G1 फेज में। तो 2n नंबर तो अभी भी उतना ही रहेगा, मतलब अभी भी यहाँ पे कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 8 क्रोमोसोम ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, S फेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर अभी भी 8 ही है, बट वो सारे क्रोमोसोम कैसे बन जाएंगे, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम उतने रहेंगे, बट वो क्रोमोसोम अब कैसे हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड, इस तरह से, ठीक है। इसको हमने बोल दिया 2 स्ट्रैंड के साथ, ये 1 स्ट्रैंड और ये 2 स्ट्रैंड। पहले आपको क्रोमोसोम कैसा नजर आ रहा था, सिंगल स्टैंडर्ड, अब क्रोमोसोम कैसे दिख रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड। मतलब एस फेज में अब क्रोमोसोम अभी भी कितने हैं, 8 ही पड़े हुए हैं, बट सारे क्रोमोसोम कैसे हो गए हैं, डबल स्टैंडर्ड। कैसे हुए बेटा डबल स्टैंडर्ड, पहले ये था इसका ओरिजिनल डीएनए पूरा, दिस इज द ओरिजिनल डीएनए, ठीक है। अब क्या हुआ, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो गया, मतलब ये वाला जो डीएनए था
इस डीएनए ने अपने जैसी एक और कॉपी बना ली, ये तो इसको हमने क्या बोल दिया, रेप्लिकेटेड डीएनए। इट इज रेप्लिकेटेड डीएनए, मतलब जो जीन्स इस क्रोमोसोम के पास थी वैसी ही सिमिलर जीन अब इस क्रोमोसोम के ऊपर भी आ गई है। ठीक है, सिमिलर जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर भी आ गई है। अगर इसी को ही अब मैं जेनेटिक्स के साथ जोड़ूं, जिसके लिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं पुत्र, ठीक है, तो देखो अगर मैंने बोला कि इस क्रोमोसोम में पहले यहाँ पे एक स्पेसिफिक जीन पड़ी हुई थी कैपिटल टी, जब ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कौन सी जीन पड़ी हुई है, कैपिटल टी। कब रेप्लिकेट हुआ, ड्यूरिंग द फेज दैट इज एस। ठीक है, तो देखो क्रोमोसोम नंबर अभी भी उतने रहे, यहाँ पे भी कितने थे 8, यहाँ पे भी कितना रहा 8, बट क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हो गया। पहले डीएनए कैसा था, मान लो इसको हमने लिख लिया ऐसे ये समझने के लिए 2C, अब डीएनए कैसा हो गया, डबल हो गया डीएनए का अमाउंट, दैट इज 4C। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो पहले डीएनए कितना था 5C, अब कितना हो गया 10C। पहले डीएनए कितना था, मान लो 5PG, अब डीएनए कितना हो गया 10PG। PG मतलब पिकोग्राम, समझ आया, ठीक है। तो देखो इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in chromosome number, वो उतना ही रहा. If the cell has diploid 2n number of chromosome at G1, even after S कितना रहेगा 2n, ठीक है, the number of chromosome remain the same, that is 2n. In animal cell, बहुत important, ड्यूरिंग एस फेज, ये तो हमने एक चीज मेंशन ही कर ली, स्पेसिफाई कर ली कि एस फेज में क्या हो रहा है बेटा, देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अच्छा, इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में एक और चीज एस फेज में होती है डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस, वो तो क्लियर है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है एस फेज में। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो कहां पे रही है, न्यूक्लियस में हो रही है, बाहर नहीं हो रही है साइटोप्लाज्म में, कहां हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, और सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो रहा है, बट वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो रहा, कहां हो रहा है बेटा, इन द साइटोप्लाज्म। मतलब एनिमल सेल में एस फेज में दो चीजें होती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, और दूसरा सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन भी होती है, ठीक है। पहले ऐसे एक सेंट्रियोल पड़ा होगा, मतलब सेंट्रोजोम पड़ा होगा, ऐसा ही एक और सेंट्रोजोम बन जाएगा। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस। देखो G2 में प्रोटीन्स बन रहे हैं, बट कौन से प्रोटीन बन रहे हैं, फॉर द प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस। तो माइटोसिस के लिए बेटा क्या चाहिए, स्पिंडल चाहिए, क्योंकि स्पिंडल के ऊपर किसने लगना है, क्रोमोसोम ने लगना है, ठीक है। और ये जो स्पिंडल हैं, दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, किसके बने होंगे, माइक्रोटिब्यूल्स के बने होंगे। एंड माइक्रोटिब्यूल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है, दैट इज नोन एज ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है उसका, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस, और उस प्रोटीन का, पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम क्या है बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, क्लियर। वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, और साथ साथ में सेल ग्रोथ चलती रहती है, प्रोटीन बनते हैं, सेल ग्रोथ चलती रहती है। तो G1 में क्या किया हमने, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। डीएनए रेप्लिकेट कहाँ करेगा, इन द एस फेज। और एनिमल में एक और चीज हो रही है एस में, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। G2 में क्या हो रहा है, देयर इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कौन से प्रोटीन, जो माइटोसिस के लिए चाहिए, ठीक है, उन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। क्लियर बेटा। अच्छा, नेक्स्ट पहले एक छोटा सा पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी का ये कवर कर लेते हैं, ये अच्छी तरह से देख लो, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो जरा, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो इन ऑल दियर लाइव्स। कैसे, बाय सेल डिवीजन। और पुत्र ये सेल डिवीजन कौन सी होगी, माइटोसिस, ठीक है। डू ऑल सेल इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, क्या एक प्लांट के अंदर सारे सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, नहीं बेटा, हमेशा नहीं डिवाइड करते। प्लांट में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, दो तरह के सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और दूसरे सेल्स होते हैं परमानेंट सेल्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच हैव पावर ऑफ डिवीजन, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हर जगह नहीं होते,
मेरिस्टेमेटिक सेल कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। उसके अलावा इंटरनोड में पड़े होते हैं, लेटरल साइड पे पड़े होते हैं, बस वहीं पे ही ये कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करते हैं। अदरवाइज जहां पे सेल मैच्योर हो गए हैं वो डिवीजन नहीं करते, वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे ही डिवीजन करेंगे। डू यू थिंक ऑल द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स? नहीं, सारे सेल्स तो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स? कुछ ऐसे सेल्स, कुछ ऐसे टिश्यूज जो हमेशा डिवाइड करते हैं प्लांट्स के अंदर, कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा हार्ट एंड न्यूरॉन, ये ऐसे सेल्स हैं जो आगे डिवाइड ही नहीं करते। एक बार हार्ट के अंदर जो सेल्स बन गए, जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है ना, हार्ट बनता है, ठीक है, तो एक बार हार्ट के सेल्स जितने बन गए उतने बन गए, ठीक है। उसके बाद हार्ट के सेल्स नहीं बनेंगे, नर्व के सेल्स नहीं बनेंगे। अच्छा, डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? नो, एनिमल्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं होते हैं। अच्छा, आगे एक और चीज देखो अब, सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। यही हम एग्जाम्पल ले रहे थे पुत्र, अडल्ट में, अडल्ट एनिमल्स, वी आर ऑल्सो अडल्ट्स, ठीक है, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते, दे डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल, और हार्ट सेल के साथ हम एक और एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, दैट इज nerve cell, and mainly other cells divide only occasionally। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ओकेजन पे डिवाइड करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही डिवाइड करते हैं, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। दे हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। जैसे मान लो कहीं पे इंजरी हुई पड़ी है, सेल डेड हो गए हैं, वहां पे वो सेल डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है, हर जगह डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे मान लो हमारा हाथ कट गया, ठीक है, सब्जी काटते काटते यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो कट परमानेंटली रहेगा, नहीं ना, थोड़े टाइम के बाद वो कट भर जाएगा। क्यों भरेगा? क्योंकि वहां पे अब क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन चलती रहेगी। वो डिवीजन कौन सी होगी? माइटोसिस। जब तक वो सारे सेल्स भर नहीं जाते, नए सेल्स आ जाएंगे बेटा, कहाँ पे? स्किन में। अच्छा, दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करेंगे आगे, तो वो क्या करेंगे? दे एग्जिट द सेल साइकिल। इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है पहले। दे एग्जिट द G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्वीसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो क्वीसेंट स्टेज में सेल खुद कैसा होगा? मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगा, ठीक है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड, बस डिवाइड नहीं करेगा। कब डिवाइड करेगा? जब जरूरत पड़ेगी, सिर्फ तब डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब अपनी डायग्राम देखो, डायग्राम में G1S G2 हो गया, उसके बाद सीधा ही आ गया था एम फेज। एम फेज में हमने पढ़ लिया कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए इस स्टेज को हमने क्या बोला? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में आगे फेजेस आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और उसके बाद क्या आया था? साइटोकाइनेसिस। तो ये सेल डिवाइड करके कितने बना दिए इसने? 2 सेल बना दिए। अच्छा, कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं, हमने अभी पढ़ा, जो डिवाइड नहीं करते, तो वो क्या करेंगे? G1 से सीधा बाहर आ जाएंगे और एक पर्टिकुलर स्टेज में एंटर हो जाएंगे, जिसका नाम क्या है? G0। तो एग्जिट आपने याद रखना है, कुछ सेल यहां से एग्जिट हो गए, कहां पे आ गए? G0 में आ गए। अब वो डिवाइड नहीं करेंगे बेटा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है। डिवाइड सिर्फ कब करेंगे? जब जरूरत पड़ेगी तब डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। और एनिमल में जो माइटोसिस होती है वो हमें सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है? डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, दोनों चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, एनिमल के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है पुत्र। एनिमल में माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? ओनली इन द सोमैटिक सेल। उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि सोमैटिक सेल होते क्या हैं। जैसे हम अपनी बॉडी का एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे में दो तरह के सेल्स होते हैं बेटा, एक होंगे सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। जो जर्म सेल्स होते हैं
दे आर द गैमीट्स, ठीक है, मतलब गैमीट बनाने वाले सेल। तो देखो जो सेल्स गैमीट बनाएंगे वो सिर्फ कहाँ मिलेंगे, वो तो मिलेंगे फीमेल के अंदर या तो ओवरी में, है ना, मेल के अंदर सिर्फ टेस्टिस में। क्लियर? बाकी जितने भी सेल्स रह गए हैं उन सारे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक सेल्स। क्लियर? तो सोमैटिक सेल्स के अंदर कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस। ठीक है, गैमीट बनने के लिए माइटोसिस नहीं होती है, गैमीट बनने के लिए जो डिवीजन होगी दैट इज मियोसिस। ठीक है, अच्छा आगे, हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय द माइटोसिस। कुछ ही एक्सेप्शंस हैं इन एनिमल्स, और एनिमल्स में सिर्फ हम एक ही एक्सेप्शन करेंगे दैट इज मेल हनी बी। ठीक है, क्या समझ आया कि एनिमल में माइटोसिस सिर्फ किस में होती है, सोमैटिक सेल्स में होती है। ठीक है, माइटोसिस कहाँ होगी, सोमैटिक सेल में। जर्म सेल्स में कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस, गैमेट बनाने के लिए। ठीक है, एनिमल्स में एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है दैट इज मेल हनी बी। वो गैमेट बनाने के लिए, वो भी कौन सी गैमेट, मेल है तो क्या गैमेट बनेंगे, स्पर्म। स्पर्म बनाने के लिए जो डिवीजन है वो कौन सी करेगा, माइटोसिस। अदरवाइज ऐसे और कोई एनिमल्स नहीं है जो गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस यूज करते हो। हमेशा गैमेट बनाने के लिए जो डिवीजन चलती है दैट इज मियोसिस। ठीक है, क्लियर? अच्छा आगे नेक्स्ट देखो, अगेंस्ट दिस प्लांट कैन शो, अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट दोनों तरह की डिवीजन शो करते हैं, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। ऐसा है कुछ नहीं बेटा, प्लांट में कौन सी डिवीजन हो रही है अभी, माइटोसिस। देखो, प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। प्लांट में पुत्र दोनों डिवीजन्स होंगी, माइटोसिस भी होगी और मियोसिस भी होगी। ठीक है, हम इसको जोड़ रहे थे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के साथ। एनिमल में डिप्लॉइड सेल में सिर्फ कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस। ठीक है, डिप्लॉइड सेल में कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस। जबकि प्लांट में माइटोसिस दोनों में हो सकती है, हैप्लॉइड में भी हो सकती है, डिप्लॉइड में भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? एनिमल में जब एक बार हैप्लॉइड बन गए, हैप्लॉइड सिर्फ क्या होंगे, गैमेट्स, तो उनमें माइटोसिस और मियोसिस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जब गैमेट बन गए ना तो उनमें आगे कोई डिवीजन नहीं होगी, तो ये छोड़ ही देनी, गैमेट के बाद आगे कोई डिवीजन ही नहीं होनी। जबकि प्लांट में माइटोसिस दोनों में हो सकती है, हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड में भी। तो प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। फ्रॉम योर कलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल। अभी के लिए फिलहाल आपने एग्जाम्पल याद रख लेने, डिप्लॉइड में तो चलो होगी होगी, हैप्लॉइड में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रायोफाइट्स, उनमें माइटोसिस देखने को मिलेगी। टेरिडोफाइट्स में भी कुछ बॉडीज होती हैं, और कुछ बॉडीज क्या, सीधा एग्जाम्पल लिख लो, ब्रायोफाइट में एक पर्टिकुलर बॉडी है दैट इज नॉन एज गैमेटोफाइट। ठीक है, ये जो गैमेटोफिटिक बॉडी है, इस गैमेटोफिटिक बॉडी का अगर प्लॉइडी लेवल देखा जाए इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, और आगे गैमेटोफाइट क्या बनाता है, गैमीट बनाता है। तो उस गैमीट बनने के लिए फिर से ये क्या था, पहले क्या था, हैप्लॉइड था, आगे गैमीट भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है, तो डिवीजन कौन सी चलेगी, माइटोसिस। कौन सी होगी, माइटोसिस। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे भी एक पैराग्राफ गिवन है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट सेल। ठीक है, अनियन टिप रूट सेल, इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। कैन यू, अब रूट सेल की बात हो रही है, हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पड़े हैं, 16 पड़े हैं एक सेल के अंदर, है ना। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन द सेल एट G1, रूट का सेल है। ठीक है, तो कितने क्रोमोसोम है, 16 पड़े हुए हैं। ठीक है, G1 में कितने होंगे पुत्र, 16, क्रोमोसोम का नंबर है ना, वो थोड़ी बदलेगा। S में कितने होंगे, 16। आफ्टर M कितने रहेंगे, 16 ही रहेंगे। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है। ऑल्सो वट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ सेल एट G1। ठीक है, अगर G1 में कितना है, 2C, आफ्टर S कितना हो जाएगा, 4C। ठीक है, और G2 में कितना हो जाएगा, इट इज 4C इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C। तो सारे आंसर्स आपको मिल गए। ठीक है, क्लियर बेटा? और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी M फेज दैट इज माइटोसिस। ठीक है, एक क्लास माइटोसिस और एक क्लास मियोसिस।